तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और तीसरा चरण काफी महत्वपूर्ण भी है। और ये तस्वीर देखिए गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 2019 में गांधीनगर से चुनाव जीते थे अमित शाह और एक बार फिर से 2024 में गांधीनगर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और ये गांधीनगर की सीट है जिस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत होती रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की। विदिशा से उम्मीदवार हैं शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश में और उन्हीं के नेतृत्व में इस बार का विधानसभा का चुनाव भी हुआ था। मोहन यादव मुख्यमंत्री बने और अब ये विदिशा से एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। ये विदिशा संसदीय क्षेत्र जहां से अटल बिहारी वाजपेयी 1991 में जीते थे और फिर उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो उपचुनाव जब हुआ था तो शिवराज सिंह चौहान यहां से उम्मीदवार थे और लगातार 2004 तक यहां से चुनाव जीतते रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे। बुधनी से विधानसभा का चुनाव लड़े और लगातार मुख्यमंत्री वो मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने तक वो रहे। तो एक बार फिर से विदिशा से उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अमित शाह जो आज गांधीनगर में अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री भी वोटर हैं और उन्होंने भी अपने मताधिकार का आज प्रयोग किया। तीसरे चरण के सभी मतदाताओं से प्रधानमंत्री ने अपील भी की है और शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ वोट देने के लिए पहुंचे हैं। आपने देखा वो खुद थे, उनकी पत्नी भी थी और ये जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर उनके पुत्र हैं शिवराज सिंह चौहान के, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए पूरा परिवार शिवराज सिंह चौहान का आज वोट देने के लिए बूथ पर एक साथ अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं और वोट देने के बाद अपने उस निशान को भी दिखा रहे हैं। और इस निशान के जरिए एक अपील भी है कि आप सब भी निकलिए अपने घर से बाहर, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भी अपनी सहभागिता दीजिए। बड़ी संख्या में वोटर्स जो हैं वो निकले घर से बाहर और अपने मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और प्रधानमंत्री ने भी आज अपील की है। तीसरे चरण के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। आप सभी की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र के इस महोत्सव की रौनक को और बढ़ाएगी। और भारत एक्सप्रेस भी लगातार ये अपील कर रहा है कि आप अपने मतदान केंद्र पर जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। मेरा सौभाग्य है कि लोकतंत्र के महाउत्सव में मैंने भाग लिया है, अपना वोट डाला है। वोट लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक और इसलिए हर भाई बहन बेटे बेटी को वोट जरूर डालना चाहिए। आज मैंने भी मताधिकार का प्रयोग किया है। अब बुधनी छोड़कर आप मतलब मध्य प्रदेश छोड़कर दिल्ली जाने वाले हैं, तो देश में ही मध्य प्रदेश है। पार्टी ने जो भूमिका दी है उसको निभाऊंगा। जो मतदान के से क्या लग रहा है इस बार माहौल? लोकतंत्र के प्रति विश्वास, निष्ठा और नरेंद्र मोदी जी के प्रति भक्ति का भाव। भाई साहब, विधानसभा चुनाव आप 1 लाख से ऊपर जीते हो, लोकसभा में कितना का टारगेट है? अब मैं कोई टारगेट बारगेट नहीं, मैं तो जनता का प्रेम प्राप्त कर रहा हूँ, आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। बाकी जनता तय करेगी। ठीक है। सर आपने अभी लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र के प्राण है और सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि अपना वोट जरूर डालें, मतदान जरूर करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जैसे कि पूरे विदिशा एंड बीइंग अ यंगेस्ट वोटर, सो व्हाट वुड लाइक टू से ऑन दिस? मैं बस सबसे करना चाहूँगा अपने मताधिकार का उपयोग करें। आप सबको भारत का संविधान ये हक देता है कि आप अपनी विचारधारा की, आप अपने सोच की सरकार आने वाले 5 साल का चुनाव करें। अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं। समय निकालकर वोट डालने अवश्य जाएं। थैंक यू। तो तीसरे दौर का मतदान चल रहा है और तीसरे चरण के मतदान में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। अमित शाह अभी अपने मतदान केंद्र पर मतदान के लिए पहुंचे हैं। अभी कुछ देर पहले वो प्रधानमंत्री जिस बूथ पर वोट देने के लिए पहुंचे थे अहमदाबाद के
रानीप के निशान पब्लिक स्कूल में, वहां पर वो मौजूद थे और अब अपने सीटों पर 2 फेज के अंदर जो वोटिंग हुई है उससे ज़्यादा वोटिंग इसमें होगी, ऐसी कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये चुनाव देश को ताकत देगा, ये देश को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर आगे ले जाएगा, ये देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा। और जिस तरह वोटिंग ट्रेंड दिख रहा है, लोग आ रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार दोनों फेज से ज़्यादा वोट होगा। पीएम मोदी ने अपना 100 दिन का चुनाव के बाद हम क्या क्या करते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने 100 डेज का विज़न बता दिया है। उनके पास विज़न है तभी तो देश आगे बढ़ रहा है। देश में रोड के सेक्टर में, सामाजिक सेक्टर में, हर सेक्टर में काम हुआ है और प्रधानमंत्री तो बड़ी योजना लेकर चल रहे हैं। 36 में ओलंपिक भी कराएंगे और 47 में देश को विश्व गुरु भी बनाएंगे, विकसित राष्ट्र भी बनाएंगे, ये कामना करके वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री को खुदा इतनी ताकत दे कि वो पूरी ताकत से देश को आगे बढ़ाने में लगें और देश के लोग उनके साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। तो हर आम और खास लोग जो वोट देने जा रहे हैं वो अपील भी कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और अपने मतदान केंद्र पर जाइए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे मुंबई से इस वक्त जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र के 11 सीटें हैं जहां पर आज तीसरे दौर में वोट डाले जा रहे हैं। किस तरह का मतदान है, किस तरह की खबरें आ रही हैं अलग अलग मतदान केंद्रों से, अभिषेक? विजय, देखिए, बारामती सीट सबसे हॉट सीट कही जा रही है, जहां पर पवार वर्सेस पवार है, यानी एक तरफ शरद पवार, दूसरी तरफ अजीत पवार। मैं बारामती में हूं, उस मतदान केंद्र पर जहां पर अब से कुछ देर में शरद पवार वोटिंग के लिए आने वाले हैं। तस्वीरें देखिए, यहां पर सुबह से इस तरीके से लाइन लगी हुई है, लोग मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। कहीं न कहीं एक कोशिश है लोगों की कि सुबह सुबह, चूँकि दिन में काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है, इसलिए सुबह सुबह पहुंचे यहाँ मतदान केंद्रों पर, वोटिंग करें और उसके बाद फिर अपने काम के लिए निकले। कुछ देर में शरद पवार यहाँ पहुँच रहे हैं। अजीत पवार सुबह 7 बजे वोट करके निकले हैं, उनकी पत्नी और बारामती लोकसभा आपके पास आ रहे हैं, बारामती से आप बता रहे हैं और इस बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जो अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। गांधीनगर से उम्मीदवार हैं और अपने मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से भारतीय जनता पार्टी के 2024 में यहाँ से उम्मीदवार हैं और पिछली बार 2019 में भी वो यहाँ से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे, देश के गृह मंत्री बने थे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले भी उन्होंने लिए थे। तो आज अपने मतदान केंद्र पर वोट के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। इससे पहले रानीप के निशान पब्लिक स्कूल पर आपने देखा, जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे तो उनकी आगवानी उन्होंने की और अब वो अपना वोट देने के लिए अपने मतदान केंद्र पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। तीसरे दौर में गुजरात की सभी सीटों पर तीसरे दौर में आज मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट दिया रानीप के निशान पब्लिक स्कूल पर, वहां पर भी अमित शाह थे, वहां पर उनकी आगवानी उन्होंने की और अब अमित शाह अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं वोट देने के लिए। अमित शाह गांधीनगर से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की। और इस बीच महाराष्ट्र की 11 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। अभिषेक पांडे भी जुड़े हुए हैं और उसमें से बारामती संसदीय क्षेत्र पर सबकी नजर भी टिकी हुई है, जिसकी चर्चा अभी कर रहे हैं। शरद पवार की ये सीट रही, सुप्रिया सुले यहां से चुनाव जीती, लेकिन इस बार एनसीपी 2 भाग में बंट गई है और दोनों भाग के प्रमुख लोग यहां पर उम्मीदवार हैं उसी परिवार के, अजीत पवार की पत्नी और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले। दोनों उम्मीदवार हैं, ननद भाभी का मुकाबला एक दूसरे के खिलाफ। तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर अमित शाह की वोट के बाद जलपान करते हुए, और यही संदेश भी दिया जा रहा है, पहले मतदान फिर जलपान, मतदान के बाद की जलपान की ये तस्वीर। जरा बताइए किस तरह का मुकाबला, रोचक मुकाबला बारामती में आप देख रहे हैं अभिषेक? बिल्कुल, बारामती सीट पे पवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है।
पवार मतलब चाहे अजीत पवार या फिर शरद पवार। अजीत पवार के पास एनसीपी आ गई है, उनके पास चुनाव चिन्ह आ गया है। शरद पवार के पास जिस तरीके से उनका 50-55 साल का राजनीतिक करियर है और लोगों की संवेदना है। शरद पवार 85 साल की उम्र में भी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके बाद भी वो लगातार प्रचार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये गढ़ जो है वो उनका है और छीनने की कोशिश हो रही है। आज लगातार बारामती छोड़कर दोनों ही लोग नहीं गए। पूरे चुनाव के दौरान ना अजीत पवार हिले हैं ना शरद पवार हिले, कहीं बाहर किसी भी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए नहीं गए। शायद बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी का पार्ट भी ये हो सकता है कि अगर शरद पवार को बारामती में अटकाया जा सके तो दूसरी जगहों पर जो नुकसान होने वाला है वो कम हो सकता है, क्योंकि सतारा खासकर पश्चिम महाराष्ट्र की जो बेल्ट है उसमें भी आज वोटिंग चल रही है। चाहे सांगली की बात करें, सतारा की बात करें, कोल्हापुर की बात करें, हाथकलंगणे की बात करें, माढ़ा की बात करें या फिर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की बात करें, जहां पर खुद नारायण राणे उम्मीदवार हैं, जहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार के तौर पर विनायक राउत मैदान में हैं। तो निश्चित तौर पर कई इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि 2 प्रमुख राजे फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है इस बार के चुनाव में। छत्रपति उदयन राजे जो छत्रपति संभाजी महाराजे के वंशज हैं वो हैं, और शरद पवार आ चुके हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। शरद पवार अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे हैं। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें सीधी आपको दिखाई पड़ रही है जहां शरद पवार मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं अपने परिवार के साथ, और उनके साथ सुप्रिया सुले भी यहां पर हैं, वो भी पहुंची हुई हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए। शरद पवार फिलहाल वो चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से और किस पोलिंग बूथ पर उनका मतदान है। तस्वीरें देखिए, शरद पवार के साथ सुप्रिया सुले यहाँ पर हैं, वो भी यहाँ पर हैं उनकी गाड़ी में। कहीं न कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है कि किस तरीके से शरद पवार सुप्रिया सुले के साथ खड़े हैं, ये एक मैसेज देने की कोशिश है। कल शाम को ये तस्वीर आई थी, शरद पवार कहीं न कहीं अस्वस्थ हैं और वो अस्वस्थता के कारण हो सकता है कि मतदान में देरी करें, लेकिन शरद पवार पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र पर वोटिंग के लिए। उनके साथ सुप्रिया सुले भी हैं और यहाँ पर वोटिंग करने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। अजीत पवार सुबह 7 बजे मतदान करने पहुंचे थे, उसके बाद शरद पवार सुप्रिया सुले के साथ पहुंचे हुए हैं। यानी एक तरफ अजीत पवार अपनी पत्नी और लोकसभा की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार के साथ पहुंचे हुए थे, दूसरी तरफ शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ पहुंचे हुए हैं। मैसेज साफ है कि दोनों लोग अपने अपने लोगों के साथ स्टैंड के लेकर खड़े हैं और लगातार उनके साथ सपोर्ट में खड़े हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मिलाकर अगर कहें तो इस सीट पर नतीजा जो भी आएगा वो सीट पर पवार परिवार के पास ही होगी। 6 बार यहाँ पर शरद पवार जीते, 3 बार से सांसद हैं सुप्रिया सुले, 1 बार अजीत पवार भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं इस सीट से, और 60 के दशक में इसी तरह का मुकाबला भी देखने को मिला था जो आज ननद और भाभी के बीच का मुकाबला है। शरद पवार और उनके भाई के बीच मुकाबला हुआ था जिसमें शरद पवार जीते थे, और एक बार फिर से 2024 में परिवार के बीच ही ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। शरद पवार पहुंचे हुए हैं वोट देने के लिए अपने मतदान केंद्र पर, सुप्रिया सुले भी साथ हैं, अभिषेक बता रहे हैं, और सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पत्नी जो डिप्टी सीएम है अभी की महायुति सरकार में, अजीत पवार उनकी पत्नी है सुनेत्रा पवार, वो चुनाव लड़ रही हैं सुप्रिया सुले के खिलाफ, शरद पवार की बेटी के खिलाफ, और शरद पवार पहुंचे हुए हैं सुप्रिया के साथ वोट करने के लिए। अभिषेक, कि किस तरीके से शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर शरद पवार मतदान देकर ये बताना चाहते हैं कि क्या मतदान का महत्व है और किस तरीके से लोग जो है मतदान करने पहुंचे। सुबह अजीत पवार पहुंचे थे 7 बजे अपने मतदान केंद्र पर, उसके बाद शरद पवार पहुंचे हैं अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ मतदान केंद्र पर और वो वोट दे रहे हैं। कल इस तरीके की खबरें थी कि आपके पास आते हैं, लेकिन गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल इस वक्त मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, और गुजरात की सभी सीटों पर आज एक ही चरण में मतदान हो रहा है। 26 सीटें हैं गुजरात की। पिछले 2 बार से क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी कर रही है गुजरात की सभी सीटों पर जीत दर्ज करके। इस बार एक सीट पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है। 25 सीटों पर मतदान हो रहा है और मतदान के लिए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल अपने
मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं, कतार में लगे और अपनी बारी का इंतज़ार। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बारामती से, जहां पर शरद पवार पहुंचे हुए हैं वोट देने के लिए, जिनके बारे में अभी अभिषेक बता भी रहे थे कि ऐसा कहा जा रहा था कि अस्वस्थ हैं, वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन आज वो पहुंचे हुए हैं और लाइन में लगकर वोट कर रहे हैं शरद पवार। अभिषेक, तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही है, तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके से शरद पवार यहाँ पर लाइन में खड़े होकर मतदान करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। शरद पवार का लाइन में खड़े होकर के वोटिंग के लिए इंतजार करना ये बताता है कि युवाओं को भी वोटिंग करने के लिए पहुँच, ये एक मैसेज है कहीं ना कहीं लोगों के लिए। शरद पवार अपने लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि सभी लोग निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, क्योंकि इस बार जो प्रतिष्ठा है, अगर इस बार अगर बारामती के चुनाव की बात करें अभिषेक, तो चुनाव में एक ही परिवार के दो लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ननद और भाभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में है। परिवार से ही जुड़ा मुद्दा रहा या फिर जो गारंटियों की बात हो रही है, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से, उसकी बात क्या सुनाई दिया? किस तरह के मुद्दे इस पूरे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान देखने और सुनने को मिले? देखिए, अगर बात करें बारामती को, तो बारामती के विकास का मुद्दा प्रमुख तौर पर रहा, क्योंकि ये गढ़ रहा शरद पवार का और इस गढ़ को अजीत पवार ने काफी समय से संभाला है। और जब शरद पवार केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हुए तो उसके बाद अजीत पवार ही इस पूरे गढ़ को संभालते रहे, लेकिन लगातार अजीत पवार इस पूरे कैंपेन के दौरान ये कहते रहे कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को संभाला और उसके साथ साथ लगातार वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। लोगों के लिए लगातार ये कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए इनका भविष्य सुनहरा हो, और इसीलिए वो लगातार। ठीक है, आपके पास हम लौटते हैं और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर बारामती की है, जहां पर शरद पवार पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। हाँ जी अभिषेक, जल्दी से। बिल्कुल, अगर तस्वीरें आपने देखी थी, इस समय शरद पवार अंदर वोट कास्ट कर रहे हैं। लगातार उन्होंने ये बात कही कि बारामती को लेकर के किसने विकसित किया। आज जिस बारामती का गढ़ ध्वस्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कोशिश कर रहे हैं, अमित शाह कोशिश कर रहे हैं, हाँ, उस बारामती ठीक है, ये मुद्दे हैं और यहाँ पर रोजगार एक बड़ा मुद्दा, और इस रोजगार के मुद्दे को शरद पवार भी उठाते दिखाई दिए, सुनाई दिए। और ये चुनाव, अब आज पोलिंग वहां पर हो ही रही है, मतदाता के सामने सारे मुद्दे रहे, अब उसके आधार पर वो फैसला कर रहे हैं। हमारे साथ आज चर्चा में जो पैनलिस्ट हैं, अमृतांशु राय जी वरिष्ठ पत्रकार, बिलाल सब्जवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर राहुल यादव प्रवक्ता कांग्रेस, और यासिर जिलानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। यासिर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक के पहले अभी हम चर्चा भी कर रहे थे आज के इस दौर के मतदान को लेकर, और यहाँ से क्या मैसेज आगे के 4 चरणों के लिए जा रहा है। लेकिन जहां पर हमने इस चर्चा को विराम दिया था, उसी से आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल यादव जी ने जो बातें कही और जिस तरह के बयान, अमृतांशु जी बात आपकी पूरी नहीं हो पाई थी, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, तीसरे चरण के ठीक पहले सब कुछ आ चुका, पाकिस्तान भी आ गया और एक बार फिर से सेना की शहादत पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। तो ये सब कुछ किस तरफ लेकर जा रहा है आगे के 4 चरणों के मतदान को? ये मुझसे पूछा आपने? जी हाँ। उसके पहले एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि देखिए, पहली बार आपने देखा कि सुबह सुबह में बड़े से बड़े चेहरे, बड़े से बड़े नेता, छत्रप, जो कि पहले वीआईपी कल्चर को ही आगे बढ़ाते थे, लाल बत्ती और ढाई ढूई 10 आदमी आगे पीछे दौड़ करके लाइन में नहीं खड़ा होना और सीधे वोट देना, ये स्थिति थी। पिछले 5 साल 10 साल में सबसे बड़ा परिवर्तन है डेमोक्रेसी के लिए कि बड़ा सबसे बड़ा चेहरा कोई भी हो, वो कम से कम लाइन में खड़े होने की और दिखने की, लाइन में दिखने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है डेमोक्रेसी के लिए। ये कहने के बाद मैं दूसरे मुद्दे पे आऊंगा, जो राहुल यादव जो बयान, जो बातें उन्होंने रखी या उनका जो नैरेटिव वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से देने का, प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कैसे ग्राउंड पे आधार बना ही नहीं पा रही।
और वो मुख्य तौर पे इसलिए है, नेशनल सिक्योरिटी के मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी 70 साल से बहुत ही गंभीर पार्टी रही है। मैं फारूक अब्दुल्ला को कभी भी गंभीर नहीं मानता सिक्योरिटी के मामले में, और ना ही तमाम रीजनल पार्टीज जो हैं कभी भी गंभीर रही हैं सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा को लेकर के। हिट्स और मिसेस सारे लोगों के साथ हुई है। ऐसे में नेशनल स्टेटस रहते हुए और जिम्मेदार होते हुए 70 साल कब्जा सत्ता में रहने के बाद ऐसे उल्टे सीधे बयान कांग्रेस की तरफ से निकल कर के आए, ये उसके लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि माओवादियों को मारा जाता है तो वहां पे उनको शहीद बोल देते हैं माओवादी को, उधर कोई उनका नेता कुछ बोल देता है, उनका कोई पुलवामा पे सवाल खड़ा कर देता है, कोई बालाकोट पे खड़ा कर देता है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं जी, आधार बताओ। पाकिस्तान ये कह रहा है, वो सच कह रहा है, हम जो हमारी सरकार जो कह रही है वो गलत कह रही है, चाइना जो कह रहा है वो सही कह रहा है, हमारी सरकार जो कह रही है वो गलत कह रही है। अरे भाई, देश की सुरक्षा को तो छोड़ दो। ठीक है, यासिर साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यासिर साहब, स्वागत है आपका। और तीसरे चरण का ये मतदान चल रहा है और इस तीसरे चरण के प्रचार के दौरान तो सरहद भी पार जो है वो भी मुद्दा बन गया चुनाव में, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो। बिना उसके भारत का कोई चुनाव संपन्न ही नहीं हो पाता। ये कौन सी मजबूरी है? देखिए, सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस के जो व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं हमें, और जहां 93 सीटों पे वोटिंग हो रही है, मतदान चल रहा है, मैं उन सभी से अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप अपना मत का प्रयोग करें। ये सबसे खूबसूरत जो पर्व है लोकतंत्र का, उसका हिस्सा बने और ज्यादा से ज्यादा वोट दें। देखिए, आप राजनीतिक तौर पे समझने की कोशिश करिए कि एक बहुत पुरानी हिंदुस्तान की पार्टी जो विरासत से में मिली हुई पार्टी है, विरासत को लेके अपने कंधे पे उनके लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज उन पे उन्हीं के लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। उनकी टीम लड़खड़ा गई है, बिखर गई है, टूट रही है। सर, रोकना चाहेंगे, माफी के साथ आपके पास आते हैं, जरा बारामती चलते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। अभिषेक, उनको जो यहाँ के लोग हैं वो तिलक कर रहे हैं, मतदान करके वापस लौटे हैं अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ, और वहां पर उनका तिलक किया जा रहा है, उनकी आरती उतारी जा रही है, एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है। किस तरीके से शरद पवार 85 साल की उम्र में लगातार वो कैंपेन कर रहे थे सुप्रिया सुले के समर्थन में, और उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है अजीत पवार के अलग होने के बाद से, वो एक कहीं न कहीं लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहा। और इस बार अलग अलग मुद्दे जो यहाँ पर रहे, राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दा और महाराष्ट्र के भीतर जो पार्टी स्प्लिट होने का मुद्दा रहा, वो भी एक प्रमुख तौर पर रहा। शरद पवार को आप देख रहे हैं कि वो मतदान करके लौटे हैं, लगातार उनसे कोशिश की जा रही है बात करने की, लेकिन उन्होंने अभी फिलहाल बात करने से मना किया, क्योंकि कल ही वो अस्वस्थ बताए जा रहे थे, और उसके बाद वो फिलहाल गाड़ी में बैठ गए हैं। यहाँ पर सुप्रिया सुले को आप देख रहे हैं, सुप्रिया सुले दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, और उनके साथ साथ शरद पवार दिखाई पड़ रहे हैं, जो वोटिंग करके निकले हैं। शरद पवार वोटिंग करके यहाँ से निकल गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा मतदान रहा। और सुबह सुबह अजीत पवार अगर वोटिंग करने निकले थे तो दूसरी तरफ शरद पवार यहाँ पर वोटिंग करने निकले थे, और सुप्रिया सुले लगातार यहाँ पर उनके साथ है। और जिस तरीके से शरद पवार सुप्रिया सुले के साथ खड़े हैं, वो ये बताता है कि कहीं न कहीं वो अपनी पार्टी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक है, वोटिंग की ठीक है, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए। शरद पवार 85 साल की उम्र में गए वोट देने के लिए, लाइन में लगे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ठीक है, वो एक पार्टी के मुखिया हैं और वोट देने के लिए पहुंचे, लेकिन इस उम्र में भी अस्वस्थता के बावजूद वो वोट देने जब पहुंचे हैं और वोट देकर अपने मतदान केंद्र से बाहर निकले, तो एक मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो अभी तक अपने घर में हैं, अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, और उनके चुनाव क्षेत्रों में जहां वोटिंग हो रही है तो वो ज़रूर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। इस तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह की, जो मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। गांधीनगर से अमित शाह उम्मीदवार हैं और अपने मतदान केंद्र पर इस वक्त
मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपको हमने दिखाई थी तस्वीर अहमदाबाद के रानीप के निशान पब्लिक स्कूल की, जहां पर प्रधानमंत्री अपने वोट देने के लिए पहुंचे हुए थे और अमित शाह वहां पर मौजूद थे। पीएम की अगवानी उन्होंने की और पीएम के वोट देने के बाद, उनके जाने के बाद फिर वो अपने केंद्र पर आए हुए हैं, मतदान केंद्र पर, और वहां पर इस वक्त अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर आप देख पा रहे हैं अमित शाह अपनी पत्नी और अपने बेटे जय शाह के साथ, अपने परिवार के साथ वोट के लिए मतदान केंद्र पर पूरा परिवार एक साथ मतदान के लिए। 2019 में यहां से वो चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते, देश के गृह मंत्री बने, कई अहम फैसले लिए और एक बार फिर से 2024 में वो चुनाव मैदान में है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जिलानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिलानी साहब, प्रधानमंत्री ने वोट किया, अपील की, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी अभी अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। शरद पवार 85 साल की उम्र में लाइन में लगकर उन्होंने वोट की, और भी कई लोग जो उम्मीदवार भी हैं और पार्टियों के बड़े नेता हैं, राजनीतिक क्षेत्र की हम बात करें तो बड़े चेहरे हैं, वो लोग वोट कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं मतदान के लिए। आपने भी अपील की कि जो लोग हैं वो लोग वोट करने के लिए आएं, और ये तो तस्वीर है, यही तो लोकतंत्र के इस महापर्व की बेहतरीन तस्वीर होती है। जी जी जी, देखिए, लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा त्योहार है, और इस त्योहार में जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग तो करना चाहिए। मैं राजनीतिक तौर पे आपके ऊपर टिप्पणी कर रहा था, जो सवाल आए थे जी जी, और जिन लोगों ने, जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, देखिए, कांग्रेस और विपक्ष इस वक्त ऐसे जोन में चले गए हैं जिनसे जनता का कनेक्शन कटता जा रहा है। वो इस तरह की उनकी हरकतें हैं, इस तरह की बातें हैं। हम भी दो बातों पे चर्चा हुई। एक तरफ तो एक ऐसा नेता जब सत्ता में होता है, फारूक अब्दुल्ला, तो उसको सब कुछ हरा हरा दिखता है। जब वो सत्ता से बाहर आ जाता है, उसके पास वो सारी सुविधाएं नहीं होती है, तो उसी कश्मीर में उसको सब कुछ बिल्कुल काला काला दिखता है और पाकिस्तान याद आ जाता है। कितनी नीचता वाली बात फारूक अब्दुल्ला ने करी है। क्या भारत की जनता इसको कभी माफ कर सकती? आप भारत में रह के, पाकिस्तान के पास एटम बम है या पाकिस्तान का सैन्य बल क्या है, ये कोई नेता अगर बयान देता है, वो सीधे सीधे देश से गद्दारी करने वाली बात को कहता है। तो मुझे लगता है कि जनता जब वोट डालने जाए तो इस बात का ध्यान रखे कि वो इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता हैं, और उनकी बात किस तरीके से राहुल गांधी मानते हैं ये सब जानते हैं। दूसरी एक तस्वीर आपके माध्यम से पिछले 24 घंटे में झारखंड से आ रही है। एक पूरी जिंदगी एक बड़े समुदाय को लग जाएगा, इतना पैसा वो इकट्ठा नहीं कर सकते जितना पैसा एक मंत्री आलमगीर के घर से, उसके नौकर के यहाँ से, उसके सचिव के माध्यम से जो पैसा दिख रहा है। और ये पहली बार तस्वीर नहीं आई है, ऐसी तस्वीर हमने उसी झारखंड में पहले भी एक कांग्रेस के सांसद के घर में देखा। हमने बंगाल के कई मंत्रियों के घर से इस तरह के पैसे देखे। तो इनकी जो राजनीति के अंदर इनकी जो सोच है, जो लूट की सोच है, जो भ्रष्टाचार की सोच है, वो कभी खत्म नहीं हुई। वो लोगों को बिल्कुल एक तरीके से, जो बार बार ये कहा जाता है कि वो वोट बैंक की तरह से, गरीब जो लोग हैं, आम आदमी है, आम जन है, उसको कांग्रेस और विपक्ष बिल्कुल कुछ नहीं समझती और अपने आप को इतना बड़ा कर लेती है कि वो जनता कहीं ना कहीं वो देखती रहती है। वो दोनों दृश्य आपको दिख रहा है जो भ्रष्टाचार के ये महारथी हैं। तो ये सारी बातों को जो ये इस चरण में चुनाव हो रहा है, भारत की जनता उसको बार बार देखेगी और ध्यान में रख के ही वोट करेगी, क्योंकि भारत जिस तरीके से पिछले 2014 के बाद से एक नई तस्वीर सामने लेके आई, एक ऐसा नेतृत्व जो दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व है, जिसने जो कहा वो जमीन पे अपना कर्तव्य मान के क्रियान्वित किया। जो कार्यक्रम किए उसमें 140 करोड़ भारतीयों को सम्मिलित किया। 140 करोड़ भारतीयों में तमाम भारतीय आते हैं। जितने भी कार्यक्रम बने, मैं लगातार प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए कार्यक्रम उस पर चर्चा कर सकता हूं, लेकिन उसमें एक बड़ा लंबा समय चला जाएगा।
लेकिन उन्होंने जो भी कार्यक्रम तय किए उसमें तमाम जो लोग आते हैं उसको शामिल किया। और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो देश हैं वो हमारे प्रधानमंत्री और देश की तरक्की के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं। हमने पिछली बार देखा किस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम को परिभाषित करते हुए दुनिया के देशों ने इसी भारत के अंदर आने के बाद भारत के प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वार्तालाप हुई है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, ये दुनिया ने देखा है कैसे दुनिया का एक देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री के पांव छूता है, ये भी दृश्य दुनिया ने पहली बार देखी और भारतीय राजनीति में ये पहली बार हुआ। बिल्कुल, और इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में ये तस्वीर भी बेहतरीन तस्वीर है। और यही चुनाव के प्रचार के दौरान जो एक दूसरे पर एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करती है, लेकिन जब चुनाव का दिन होता है, जब पोलिंग का दिन होता है और जब ये तस्वीर इस तरह की आती है तो वो लोगों के लिए संदेश देने वाली कि आप भी निकलिए, वोट देने जाइए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। आप जिस भी विचारधारा के हैं और जिस भी विचारधारा के हैं, आप जिस भी पार्टी या जिस भी उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं, लेकिन आप अपने मतदान केंद्र पर जाइए तभी और वोट दीजिए। रजनीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें और काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर आज पोलिंग हो रही है। खुद मैं सैफई में मौजूद हूँ। कुछ देर पहले धर्मेंद्र यादव गए, उनसे बात हो सकते थे, हालांकि वो अंदर चले गए। यहीं से अखिलेश यादव निकलेंगे और सीधे मतदान करने जाएंगे। माना जा रहा है कि जो एक ये गढ़ है, ये यादव लैंड जिसको बोला जाता है, और इससे ढेर सारी उम्मीदें हैं इंडिया अलायंस को भी और समाजवादी पार्टी को भी उम्मीद है कि चाहे हम मैनपुरी की बात करें या इटावा की बात करें। हालांकि 2014-2019 में लगातार भारतीय जनता पार्टी इटावा के अगर हम अतीत की बात करें, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ फिरोजाबाद में प्रोफेसर राम गोपाल यादव के लड़के अच्छे प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं, मैनपुरी में डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही है। तो तमाम वो सीटें हैं जहां ढेर सारी इंडिया अलायंस के साथ ही समाजवादी पार्टी को उम्मीद हो कि जो होगा ठीक होगा। इस समय मैं अपने सहयोगी से कहूँ ये अखिलेश यादव का आपके पास आवास यहाँ से आपके पास आते हैं, सैफई में बूथ पर हैं और मैनपुरी से डिम्पल यादव चुनाव मैदान में हैं इस वक्त। वहां के बारे में और भी हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच जरा एक बार फिर से रुक करते हैं। गांधीनगर संसदीय क्षेत्र से गृहमंत्री अमित शाह उम्मीदवार हैं और अपने परिवार के साथ बूथ पर वोट करने के लिए पहुंचे। अरविंद शर्मा भी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हमारे संवाददाता। अरविंद, कुछ देर पहले हमने देखा प्रधानमंत्री वोट करने के लिए अपने बूथ पर आए और अब अमित शाह वोट उन्होंने किया अपने पूरे परिवार के साथ, और लोग जो वहां पर हैं उन्होंने उनका स्वागत भी किया। देखिए आनंद जी, केंद्रीय गृह मंत्री अपने गृह क्षेत्र नारायणपुरा के कामेश्वर महादेव मंदिर के पास जो मतदान केंद्र बनाया था उस पर परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे थे। मतदान कर भी चुके हैं और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री जो कामेश्वर महादेव है, भगवान का मंदिर है, वो इनके इष्ट देव है केंद्रीय गृह मंत्री के, और इसी इलाके में उनका घर है। तो वो भी परिवार के साथ यहाँ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री। और केंद्रीय गृह मंत्री जब यहाँ पहुँचे तो बड़ी भारी तादाद में लोग उनको यहाँ देखने पहुँचे हैं। मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री मीडिया से रूबरू होंगे। तो यहाँ बड़ी भारी भीड़ जुटी है केंद्रीय गृह मंत्री को देखने के लिए। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी केंद्रीय गृह मंत्री मंदिर परिसर में मौजूद हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं और इसके बाद ये काफिला आगे की तरफ जाएगा। तो राज्य में आज गर्मी का प्रकोप बड़ा भयानक दिखाई दे रहा है। 42 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है। ऐसे में सभी राजनेताओं की ये कोशिश है कि अधिकतम मतदान कराया जा सके और उसके लिए तमाम अपीलें की जा रही हैं, प्रार्थनाएं की जा रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए और गर्मी से लोगों को कैसे बचाया जाए। इसके लिए मतदान केंद्रों पर खास व्यवस्था की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री नारायणपुरा इलाके में रहते हैं और नारायणपुरा इलाका उनका अपना गृह क्षेत्र है और जब वो इस संसदीय क्षेत्र में खुद उम्मीदवार हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री का वोट भी केंद्रीय गृह मंत्री को मिला है, तो अभी केंद्रीय गृह मंत्री मंदिर परिसर में मौजूद हैं और मंदिर परिसर में दर्शन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री आगे की तरफ रवाना होंगे और जो उनका प्रचार का शेड्यूल है वही रहेगा।
पूरे चुनावी कैंपेन में केंद्रीय गृह मंत्री ने सिर्फ एक दिन अपने क्षेत्र में चुनावी कैंपेन किया है और एक दिन चुनावी कैंपेन करने के बाद भी केंद्रीय गृह मंत्री अधिकतम मतों से यह सीट जीतेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया गया है। पिछले अगर हम सालों की बात करें तो पिछला जो चुनाव था वो 5 लाख से अधिक वोटों से जीता था। इस बार भी यह जो सीट है यह सर्वाधिक मतों से जीते जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और वो भी महज एक दिन के प्रचार में। केंद्रीय गृह मंत्री की अपनी लोकप्रियता है, यही वजह है कि यहाँ बड़ी भारी संख्या में लोग उनके समर्थक यहाँ और पहुंचे अरविंद, हुए हैं हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। 2 तस्वीरें हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर गृह मंत्री अमित शाह, जिनके बारे में अभी अरविंद बता भी रहे हैं कि मंदिर पहुंचे हुए हैं, वहाँ पर तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं कामेश्वर महादेव मंदिर में। और दूसरी तस्वीर आप देखिए शिवराज सिंह चौहान की, विदिशा से उम्मीदवार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वोट देने के बाद नर्मदा पहुंचे और वहां पर नर्मदा नदी का पूजन अर्चन आरती करते हुए, और जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो उसकी शुरुआत यहां से ज़रूर करते हैं। शिवराज सिंह चौहान नर्मदा नदी की पूजा अर्चना करते हैं और वहां पर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाते हैं आरती करते हुए। ये तस्वीर कि राजनीति में आस्था भी और उस आस्था के साथ राजनीति भी। बिलाल साहब, आस्था और राजनीति ये दोनों साथ साथ हैं और इसीलिए तो ये सवाल उठ रहे हैं कि आस्था को नहीं मानने के लिए कहा जा रहा है तो कुछ लोग पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ आ जा रहे हैं। देखिए, जहां तक आस्था का सवाल है, ये अपना व्यक्ति का अपना विशेषाधिकार होता है। वो धर्म में भी आस्था रखता है, धार्मिक संस्कृति में भी आस्था रखता है और धार्मिक परंपराओं में भी आस्था रखता है। तो ये व्यक्ति का अपना एक विशेषाधिकार है, इस पर आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते और इससे आप किसी को हटा सकते। अब जहाँ रहा सवाल कि आप आस्था से हटने वाला सवाल है, तो देखिए, मैंने तो ऐसा कोई देश के अंदर नारा नहीं सुना क्या जहाँ लोगों से ये अपील की जा रही हो कि वो आस्था से हट जाएं। होता क्या है कि लोगों के अपने राजनीतिक स्वार्थ होते हैं। लोग जब पार्टी से कंफर्टेबल होते हैं तो पार्टी की बात करते हैं और जब पार्टी से नाराज होते हैं तो पार्टी पर आरोप लगा छोड़ देते हैं। वास्तविकता तो यह है, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति को राजनीति के तरीके से ही लोग करना चाहते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यताओं, नोही लोकसभा क्षेत्र में बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, राजगढ़ सभी क्षेत्रों में भारी मतदान की हम सबको मैं आप अपील करता हूं और मान के चलता हूं कि आप भारी मतदान करेंगे। मतदान ये हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में निष्प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले समय सरकार चली है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हम और आप मिलकर के एक बार फिर मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सभी मतदान करें। मैं आपसे अपील करता हूं, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, हमने सारे प्रबंध चाक चौबंद किए। अभी तक मेरी जानकारी में जो आया, निर्वाचन बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। जहाँ तक कांग्रेस के नेता ने कल जो प्रदेश में आकर बात कही है, ये वास्तव में चुनाव 2 माँ के लड़कों के बीच का है। एक भारत माँ का सपूत श्रीमान नरेंद्र मोदी है और एक विदेशी माँ का सपूत। तो अपील भी की जा रही है और हम अपने पैनलिस्ट से आज के इस चर्चा में बात भी कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बिलाल साहब के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा रजनीश का एक बार फिर से रुख करते हैं। रजनीश पांडे सैफई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां पर बड़ा रोचक मुकाबला इस बार है। मुकाबला आरोप प्रत्यारोप पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिला, दावे प्रतिदावे भी देखने को मिले। 4 जून को इसका नतीजा आएगा, लेकिन उससे पहले आज वोटिंग हो रही है। वहां पर वोटिंग में मुद्दा परिवार, सैफई का विकास या सैफई देश के साथ सैफई भी जुड़ा हुआ है, उसको लेकर रजनीश के पास हम जाएं। बिलाल साहब, अपनी बात आप पूरी कीजिए। अभी मोहन यादव का बयान आने लगा था, हम वहां चले गए थे। अपनी बात आप पूरी कीजिए, क्योंकि ये सवाल ये भी है, आस्था की बात हो रही है और आस्था के साथ
राजनीति भी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि सेना सैनिकों की शहादत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि उस पर तो प्रतिक्रियाएं आनी जाहिर सी बात है। और जब कोई जिम्मेदार नेता इस तरह का बयान देता है तो क्या उसका निजी बयान मान लेना चाहिए? देखिए, जिस जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आप बार बार फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ आप बात बोल रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब का जो एक राजनीतिक चरित्र रहा है, जो उनका एक राजनीतिक स्टाइल रहा है, वो कभी कभी तो बहुत ही प्रोवोकेटिव बयान देते हैं और कभी कभी वो बहुत अच्छी वाणी में भी बोलते हैं। कभी कभी वो एक पोएट भी होते हैं और कभी कभी वो एक म्यूजिशियन की तरह, एक डांसर की तरह लोगों के बीच में डांस भी करते हैं। तो फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जब चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ भी होते हैं और जब चाहे कांग्रेस और विपक्ष के साथ भी होते हैं और जब चाहे वो अपनी इंडिविजुअल अपनी जो उनकी अपनी पार्टी है। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 ले जाना चाहती हो। आज इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी अब तक बहुत उत्साहजनक वोटिंग के ट्रेंड मिल रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, करीब करीब 20% वोटिंग 2.5 घंटे में ही गुजरात के मतदाताओं ने समाप्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। मैं आज के लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार पुरजोश वोटिंग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। आज देश में तीजा चरण मतदान है। गुजरातनी વધેલી 25 से 25 सीटों पर आज मतदान થવાનું છે। राहुल जी, काफी देर से आपके पास मैं नहीं आया हूं, मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले बिलाल साहब अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, जो बात बीच में ही रुक गई थी। तो मैं ये कह रहा था आनंद कि जो फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान है उसका एक अपना एक न्यूसेंस वैल्यू होता है। कभी कभी वो एक कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं और कभी कभी वो कंट्रोवर्सी को एक पॉलिसी लेवल पे भी जनरेट करने की कोशिश करते हैं जी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। जनता के बीच लोग चीजों को लेके जाते हैं। चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, चुनाव नीतियों पे लड़ा जाना चाहिए और मौजूदा सरकार को भी अपने 10 साल के कार्यकाल पर, नीतियों पर, अपने प्रोग्राम्स पर, प्राइम मिनिस्टर की जो एक ब्रांड वैल्यू है उस पर और जो देश के अंदर जितने भी वो नीतिगत कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाए उस पर लड़ना चाहिए। हालांकि ये बात फैक्ट है कि देश के अंदर विपक्ष जिन मुद्दों पर चुनाव को केंद्रित कर रहा है, जिसमें बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा एक धरातल पे काम कर रहा है, इसके साथ ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो धरातल पर काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी राहुल जी, अब एक मुद्दा भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार भी मुद्दा ये रहा है, हर चुनाव में रहा है और इस चुनाव में भी एक मुद्दा है। और आप कहते हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन जहां पर जांच एजेंसी पहुंचती है वहां पर तो भ्रष्टाचार उजागर होता ही है। और झारखंड की बात तो आप देख ही लीजिए, एक सांसद के घर नोट की मशीन नोट गिनते गिनते थक जाती है और मंत्री के घर भी यही, मंत्री के पीए के नौकर के घर भी नोट मिल रहे हैं। देखिए, झारखंड के जिस मंत्री
के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से मिला है, किनसे मिला है, एजेंसियों को कहाँ से मिला है, अभी जांच होने दीजिए। हाँ, मैंने कहा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा तो है क्या, हाँ, ओवरऑल। जी जी जी, अपनी बात करें। तो वो कहाँ से मिला है, वो जांच एजेंसियों का विषय है। अभी चीजों को सामने आने दीजिए, तब उसके बाद कोई स्थिति रहेगी। और जो जिसने गलत किया है, राहुल जी कहते हैं कि जेल में डालिए ना, जेल में डालिए जिसने गलत किया है। लेकिन जिन लोगों पर आपने खुद ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, नारायण राणे हो, अजीत पवार हो, हेमंता बिस्वा शर्मा हो, और उन्होंने आपने अपनी वॉशिंग मशीन में लेकर उसको साफ कर दिया, ये क्या भ्रष्टाचार की बात है? 10 दिन पहले 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री अजीत पवार पर लगाते थे और 10 दिन बाद उसको शामिल कर लेते हैं अपने। तो ये, और भ्रष्टाचार की बात बीजेपी ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी भाजपा को एक्सपोज कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, किन किन कंपनियों से पैसे दिए, किन किन कंपनियों को चंदा लिया और किन को उन्होंने ठेके पट्टे दिए। तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात, सत्ता पक्ष के दो पत्रकार मैं मानता हूं यहाँ, सत्ता पक्ष के दो प्रवक्ता यहाँ बैठे, मैं ये मानता हूँ, एक आधिकारिक और दूसरा गैर आधिकारिक। उन्होंने दोनों ने कमोबेश यही बात कही कि मोदी जी का विदेशों में भी डंका बज रहा है और विदेश नीति और ये सारा कुछ उन्होंने बताया। अभी हाल में जो बाइडेन ने भारत को जेनोफोबिक देश कहा है। आप जानते हैं जेनोफोबिक देश किसको कहते हैं? और कनाडा ने हरदीप नज्जर के कत्ल के मामले में कनाडा ने 3 भारतीयों की गिरफ्तारी करी है, जिनमें से और कनाडा ने यह कहा है कि भारत सरकार भी इसमें शामिल हो सकती है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि विदेश में हुए किसी अपराध के लिए भारत सरकार, भारत ने कहा कि भारत ने कहा कि आप सबूत पेश कीजिए और कनाडा सबूत नहीं पेश कर पा रहा है। यही तो बात कल चन्नी के सर, यही बात चन्नी के बयान के बाद भी आया। ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन चन्नी के बयान के बाद भी यही आया कि कनाडा से वो लौट कर आए हैं और ट्रूडो की भाषा बोल रहे हैं। चरणजीत चन्नी नहीं, चरणजीत चन्नी वो उनका निजी बयान, कनाडा भी फिर वही निजी बयान। हाँ, लेकिन भारत के उस पक्ष का भी तो आपको जिक्र करना होगा कि भारत बार बार कह रहा है कि भाई आरोप लगा रहे हो तुम, सबूत तो पेश करो। आरोप तो कोई लगा सकता। आप भाजपा को डिपेंड मत करिए। मैं बीजेपी को नहीं डिफेंड कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये सवाल आया, विदेश मंत्रालय पर यह आरोप लगा और विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया भारत की सरकार की तरफ से, क्या ये गलत है? आप इस बात को बताइए कि क्या ये गलत है? एक शब्द भी प्रज्वल रेवन्ना को लेकर बोला है जब किसी के निजी बयान पर, और आरक्षण बदलने की बात, और अनंत हेगड़े और ज्योति मिर्जा और किरोड़ीलाल मीणा जैसे लोग संविधान बदलने की बात करी आपने। ठीक है, तो आपकी पार्टी सर एक बयान है राहुल जी, मैं ये कह रहा हूं कि नेपाल जैसे देश ने भी आज अपने 100 के नोट पर भारतीय क्षेत्रों को अपना बताया, जिनमें लिपियाधुरा हो, लिपुलेख हो और काले पानी हो। तो और चाइना, स्थिति चाइना के साथ ये हो गई कि अरुणाचल को अपना बता रहा है, और चीन अरुणाचल के शहरों, गांव, झीलों और पहाड़ों के नाम बदलकर चीनी नाम रख रहा है, जिनमें से 30 स्थानों का नाम बदला है उसने, और उनमें 12 पहाड़, 4 नदियां, 1 दर्रा और 11 आवासीय कॉलोनियां हैं। ठीक है, इसका जवाब जिलानी साहब भी देंगे और जो आरोप आपने लगाया अमृतांशु जी पर वो भी देंगे। लेकिन उससे पहले एक खबर भी हम आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डांस का एक वीडियो पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। यह पोस्ट किया है, खुद के डांस का वीडियो है और खुद को डांस करते हुए देखकर मजा आया। ऐसी रचनात्मकता सचमुच आनंददायक है। आप सभी की तरह मुझे भी खुद को डांस करते हुए देखकर मजा आया। प्रचंड चुनावी मौसम में ऐसी रचनात्मकता सचमुच आनंददायक है। ये एक पोस्ट आया है और वायरल हो रहा है और इसको प्रधानमंत्री ने भी अपने एक्स पर पोस्ट किया है और इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है, लिखा भी है कि खुद को डांस करते हुए देखकर मजा आया। ऐसी रचनात्मकता सचमुच आनंददायक है। आप सभी की तरह मुझे भी खुद को डांस करते हुए देखकर मजा आया। प्रचंड चुनावी मौसम में ऐसी रचनात्मकता सचमुच आनंददायक है।
एक्स पर ये पोस्ट करते हुए कमेंट भी लिखा प्रधानमंत्री।